एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ अपने चैनल पर CHSL 2024 के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने 14 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा मैं आज से एक नई प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं आपको प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दूंगा, एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और आपको इस क्लास का PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। और हमारे इस क्लास का PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर किस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नौरोज ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए सिकंदर सूर ने, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए, नौरोज मनाने की प्रथा जो है वो शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत पर कब से लेकर कब तक शासन हुआ था? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चला था। इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, 5 वंश के शासन को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अच्छा, 5 वंश के साथ 5 वंश कौन कौन से वंश थे आपको याद पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला था गुलाम वंश, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था, और इसके संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नंबर दूसरे पे था खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था, और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और नंबर तीसरे पे आया था तुगलक वंश, जिसने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था, और इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नंबर चौथे पे आता है सैयद वंश, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था, और इसका संस्थापक था खिज्र खान। और नंबर 5 पे आता है लोधी वंश, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था, और इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया है। ये गुलाम वंश का ही एक शासक है। ठीक है, और इसके अलावा है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है, और इसने 1320 से लेकर 1413 तक शासन किया था। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखिए, बलबन को देखते हैं। देखिए, बलबन जो है वो एक गुलाम वंश का शासक था, गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया था। और गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनने से पहले नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, किसका प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था, आपको याद रखना है। अच्छा, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए जो भी मैंने लाइन लिखी है, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं CHSL की। ठीक है, और 100% जो मैं CHSL की जो सीरीज चला रहा हूँ वो आपके स्कोर को 100% बूस्ट करेगा। इसलिए इस वजह से आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद मैं आपको PDF दूंगा, PDF को पढ़ लेना, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान के समय में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। किसके पद पर था? अमीर ए शिकार के पद पर था, याद रखना है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आया था हमारे पास, इसने सजदा और पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया था। सजदा क्या था? सजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना को सजदा कहते थे। पैगोस पांव के चूमने को पैगोस कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इसने नौरोज त्योहार को भी प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो रक्त और लौह की नीति जो कि आक्रामक नीति थी, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुक खान की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन बनेगा भैया कि उल्लुक खान की उपाधि बलबन को किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, याद रखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है जी, याद रखना है। और फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। तो बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1890, या फिर ऑप्शन डी 1888। देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था 1853 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1853। देखेंगे रेलवे परिवहन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, तो पहले दूसरे तीसरे पर कौन आ जाता है हमें पता होना चाहिए।
देखिए पहले पे आता है यूएसए, दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है रसिया और चौथे पे आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है। अच्छा, विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक चली थी विश्व की पहली रेलगाड़ी। अच्छा, तो भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी अप्रैल 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चली थी और जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। और ये किसके समय पर चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, इस रेलगाड़ी का नाम था फेरी क्वीन। क्या था? फेरी क्वीन। अच्छा, ये जो रेलगाड़ी थी वो कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी थी। अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम था डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन जो पहली रेलगाड़ी थी इलेक्ट्रिक से चलने वाली, और ये मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी 1925 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच डक्कन क्वीन, जो कि भारत में इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली ट्रेन थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी देखेंगे। देखिए, हाँ, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। और वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 डिवीजन के में बांटा गया है। आपको याद रखना भैया कि वर्तमान भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन है, जो कि जनरल मैनेजर के अधीन है, और 73 डिवीजन है जो कि डिविजनल रेलवे के अधीन है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब हो जाता है ये इसे सरकार के अधीन कर लिया गया था, यानी कि इसे पूरी तरह से सरकारी बना दिया गया था, उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली स्टेशन है। वर्तमान में कौन सा? कर्नाटक का हुबली स्टेशन 1507 मीटर का है। अच्छा, इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि 1366.33 मीटर था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में कौन सा? हुबली स्टेशन। इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर स्टेशन। गोरखपुर के बाद हुबली स्टेशन आता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, पटरी के बीच की दूरी के आधार पर भारतीय रेलवे में रेलवे परिवहन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं इसे देखेंगे। देखिए, 3 वर्ग जो हैं वो है, इसमें पहला वर्ग जो आया था ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज में क्या है? बड़ी लाइन। ठीक है, बड़ी लाइन। अब बड़ी लाइन में क्या होता है? बड़ी लाइन में पटरियों के बीच की दूरी 1676 यानी कि 1.676 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी रेल प्रणाली का विकास है। सबसे ज्यादा बड़ी लाइन का ही विकास है हमारे पूरे भारत में, लगभग ज्यादातर क्षेत्रों पर इसी का ही विकास है। नंबर दूसरे पे आते हैं मीटर गॉज, जो कि छोटी लाइन है। ठीक है, और इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1000 की होती है, 1 मीटर होती है। और भारत में वर्तमान समय में जो पुराने रेल मार्ग हैं उन पर इसका विकास है। सरकार इनके स्थान पर बड़ी लाइन का प्रयोग कर रही है। अब छोटी लाइन को हटाकर बड़ी लाइन का यूज कर रही है सरकार। ठीक है। इसके बाद आती है सकरी लाइन, नैरो गॉज। नैरो गॉज जो है, इनमें 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 762 से 610 अच्छा, ये पाई कहाँ जाती हैं? ये पाई जाती हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर और तीव्र मोड़ वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है। ठीक है, सकरी लाइन याद रखेंगे, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, सकरी लाइन। ठीक है, याद रखेंगे। ये भैया आते हैं एग्जाम में, इस वजह से मैंने इसे मेंशन किया है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा मेंशन कर दी हो, जो कि फालतू की चीज हो, जो एग्जाम में नहीं आती हो। सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, वही चीज मैंने इसे मेंशन की है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट में यदि एम्पायर दोनों हाथों को क्षितिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? In cricket, if the umpire extends both hands horizontally, it means क्या? भाट। ऑप्शन ए डेड बॉल, ऑप्शन बी नो बॉल, ऑप्शन सी रन आउट, या फिर ऑप्शन डी वाइड बॉल। देखो, आप सबने क्रिकेट खेला होगा, आपको पता होगा इसे वाइड बॉल कहते हैं। ठीक है, जब एम्पायर दोनों हाथों को समांतर दिशा में फैलाता है तो उसे वाइड बॉल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार और उचित वर्गीकरण के अधीन कानून के समान संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, कानून के समान संरक्षण से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, या फिर ऑप्शन सी आर्टिकल 14, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 13। देखिए, कानून का समान संरक्षण जो है वो आर्टिकल 14 में है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 14। देखिए यहाँ पे आर्टिकल वो डी लिख गया है, यहाँ पे सी आएगा, जब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा तो यहाँ पे सी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं है, सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है इसे हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है उसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और जो विधि का समान संरक्षण है इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, याद रखेंगे। यही तो हमसे इसने पूछा था, विधि का समान संरक्षण। देखिए कानून का समान संरक्षण, देखिए विधि और कानून बात एक ही होती है, देखो विधि को ही कानून बोलते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में है जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में है। अच्छा, आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो भी समानता लाने के लिए ही की गई है, इस वजह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे आर्टिकल 13, ये अल्पीकरण के बारे में जानकारी देता है हमें। ये कहता है यदि हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करें तो हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, इसी को अल्पीकरण कहते हैं। यानी कि आप इसे समझें, देखिए आप अब मान लिया कि अगर आप आंदोलन करने बैठ गए, ठीक है, आंदोलन करने बैठ गए और जिससे रोड जाम हो गया, और रोड जाम होने से काफी सारे यातायात के वाहन हैं वो रुक गए वहां पर। आप अपने मौलिक अधिकार को यूज कर रहे हैं आंदोलन करके, लेकिन जो एक बस में सवारी बैठी है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है आपकी वजह से, ठीक है। तो इस कारण आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। आपको पूरा मौलिक अधिकार का यूज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको वही अधिकार है जिससे कि दूसरे के मौलिक अधिकार प्रभावित ना हो। अगर दूसरे के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, तो इसी को अल्पीकरण बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दो जगह मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया, दोनों जगह मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हम देखेंगे, देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार और मनाए जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र में मनाया जाता है नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला और विठोबा। और मनाया जाता है काला घोड़ा कला उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और मनाया था गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत 1894 में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखेंगे। अच्छा, कोजागरी पूजा और आयुध पूजा ये भी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, ठीक है। कौन कौन से मनाए जाते हैं फिर से देख लेते हैं। देखिए, नारली गुड़ी पोला विठोबा, काला घोड़ा कला उत्सव, एलिफेंटा गणेश चतुर्थी और कोजागरी आयुध पूजा। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इसका रिविजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है, एग्जाम में आती हैं ये सारी चीजें। इसके अलावा पोला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे मिजोरम में मनाया जाता है चापचरकुट, मीमकुट, थाल फावांगकुट। कौन कौन से? चापचर, मीम और थाल फावांग, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल, जो कि त्रिपुरा में भी मनाया जाता है हॉर्नबिल को, और मनाया जाता है मुवासू और यमसे। मुवासू जो कि एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और सेकरनई और आंगमोंग ये नागालैंड के कुछ त्योहार हो जाते हैं। हम कर्नाटक में देखेंगे, देखिए कर्नाटक में मनाया था हम्पी महोत्सव, कंबाला, करगा, कैलपौर और उगादी, ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अच्छा, कुल्ह कहाँ पर प्रख्यात है? कुल्ह जो है वो है हिमाचल प्रदेश में प्रख्यात। जो कुल्ह पर्वतीय क्षेत्रों के में प्रचलित है कुल्ह, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश, देखेंगे कुल्ह के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में नलकूप और बोरवेल बनाना संभव नहीं है, इसकी वजह से कुल्ह अस्तित्व में है। कुल्ह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय नहरें होती हैं, ये ही वहाँ सिंचाई का आम स्रोत होती है, यानी कुल्ह से ही सिंचाई की जाती है, ये नहरों के समान होती है, ठीक है। अच्छा, अन्य राज्यों में पाई जाने वाली जल संचयन संरचनाएं कौन कौन सी हैं उसे भी देख लेते हैं। जल संचयन संरचनाएं, देखिए केरल में सुरंगम है, और है कर्नाटक में कट्टास है, और महाराष्ट्र में बंधार और ताल है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है बुंदियो, और है तमिलनाडु में एरिस, ठीक है,
ये सारी संरचनाएं हैं, जल संचयन संरचनाएं हैं अलग अलग राज्यों की। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटेन इन इंग्लिश बाय। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? ऑप्शन ए HVR अयंगर, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी बसंत कृष्ण वैद्य, या फिर ऑप्शन डी HC मुखर्जी। देखिए, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, हाथों से लिखा गया था, उसे इटैलिक श्रेणी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, HVR अयंगर कौन थे? HVR अयंगर जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर थे और इनका कार्यकाल जो था वो 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक इनका जो कार्यकाल रहा है HVR अयंगर का। अच्छा, बसंत कृष्ण वैद्य कौन थे? देखिए, बसंत कृष्ण वैद्य ने अपने भारतीय संविधान का हिंदी भाषा में सुलेखन किया है, बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, HC मुखर्जी कौन थे? HC मुखर्जी जो थे वो हमारे भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। और भी देख लेते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, संविधान का मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन शामिल थे? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अच्छा, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अलंकृत किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और मैं आज फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हम 26 जनवरी वाले दिन स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। कब से मनाते आ रहे हैं? 1930 से। 26 जनवरी 1930 से हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, इसलिए 26 जनवरी को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भैया 26 जनवरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको जब वीडियो वो PDF दूंगा तो उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। यहाँ पे 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, इसमें पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुने गए थे HC मुखर्जी और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे तीनों नाम। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, याद रखेंगे तीनों नाम। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? उद्योग संकल्प 1556 के तहत कौन सी उद्योग श्रेणी नहीं है, इसने हमसे ये पूछा। इसमें से 3 उद्योग श्रेणी है, एक नहीं है। देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहला, कुछ उद्योगों को रखा गया था जिसमें जो कि सरकार के अधीन होते थे, जो उनके कुछ उद्योगों को बिल्कुल जो सरकार के अधीन होते थे उन पर केवल सरकार ही काम करेगी। कुछ उद्योग ऐसे थे जो कि सरकार और निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। कुछ उद्योगों को उस जगह रखा गया था। कुछ उद्योगों को ऐसा रखा गया था जिन पर केवल प्राइवेट काम करेंगे। तो ये 3 थे। अब इन तीनों को देख लेते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला सहकारी क्षेत्र उद्योग, सबसे ऑप्शन बी है अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र। ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र के उद्योग और ऑप्शन डी है सरकार के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग। ठीक है, देखिए इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग हो गया ऑप्शन सी, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का हो गया। ऑप्शन डी में है सरकार के विशिष्ट, यानी कि इसमें सरकारी वाला हो गया, इसमें निजी सेक्टर का हो गया, प्राइवेट सेक्टर का हो गया, और इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इसमें दोनों हो गए, है ना। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इसमें दोनों हो गए। तो ये तीनों तो ऑप्शन इसमें तो ये शामिल है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन ए शामिल नहीं है। कौन सा वाला? सहकारी क्षेत्र उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी क्षेत्र उद्योग। आइए देखते हैं थोड़ा सा उद्योग नीति संकल्प 1956 में, इसमें और देख लेते हैं। मैंने इसे लिख भी दिया है, ठीक है।
देखिए इसे हमने लिखा है औद्योगिक नीति संकल्प 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इसे IPR बोलते हैं। उसके तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जो सरकार के विशेष स्वामित्व वाले उद्योग, जिन पर केवल सरकार का ही अधिकार है, जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें 17 महत्वपूर्ण उद्योगों को शामिल किया गया जिन्हें केवल सरकार के अधीन रखा गया, अर्थात इन महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण केवल सरकार ही करेगी। इनमें इस्पात, कोयला, विमानन आदि शामिल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो सरकार वाला है वो ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसमें इस दूसरा आता है, इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं। इसमें 12 प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही भाग ले सकते हैं। सरकार इन क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। नंबर तीसरे पे आता है प्राइवेट सेक्टर, केवल निजी क्षेत्र। इसमें उन उद्योगों को शामिल किया था जिसका निर्माण करने का कार्य केवल निजी क्षेत्र का होता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार बुनियादी ढांचे विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके। यानी कि केवल प्राइवेट सेक्टर में अधिकार जो होता है वो केवल प्राइवेट सेक्टर को बनाने का होता है। ठीक है, लेकिन सरकार क्या करती है, उन तुम्हारे लिए सहायता प्रदान कर देती है, जैसे कि लोन वगैरह दे देती है, जिससे कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल बल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी छऊ, या फिर ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं भरतनाट्यम के कुछ कलाकार भी देख लेते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम में कुछ कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और अलरमेल। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके भी कुछ कलाकार देख लेते हैं। इसके हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, और हैं राधा रेड्डी और पद्मा रेड्डी। ठीक है, राधा रेड्डी और पद्मा रेड्डी। ठीक, और आगे देखेंगे हम ओडिसी के कलाकार देख लेते हैं। ओडिसी के हैं सुताप्पा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरिकृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती, केलुचरण महापात्र। ठीक है, ये ओडिसी के होते हैं। छऊ के देख लेते हैं। देखिए, छऊ की 3 शाखाएं होती हैं। एक तो पिरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल का है, इसके कलाकार शंभुनाथ कर्माकर, मौसमी चौधरी। एक सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है, इसके कलाकार हैं शशिधर आचार्य। और एक है मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा का है, इसके कलाकार हैं गुरु केलुचरण महापात्र और मार सिंह। ठीक है, या आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए चौकी, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी बेमेतरा, या फिर ऑप्शन डी सिवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलीराजपुर। अलीराजपुर की साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, देखते हैं थोड़ी सी बातें इसके बारे में। जनगणना के मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, जनगणना भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 ईस्वी में हुई, और प्रथम आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी। अब हम 2011 के जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के कुछ मुख्य तथ्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%, और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%, नगरीय जनसंख्या है 31.2%। ये एग्जाम में आते हैं भैया। ठीक है, तो आपको याद रखनी है सारी चीजें। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ की आबादी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, 6 लाख आबादी है। और सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में, और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। ठीक है, याद रखिए। और सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में 94%, और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में 61.8%। ठीक है जी, आगे देखेंगे भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ये है भारत की साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%, और भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। यही अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम, ये केरल का जिला है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, मुंबई में है। इसकी आबादी 1.1 करोड़ है।
और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि रही है 1.64%। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 1.64%, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए जैक्स चार्ल्स ने कहा था, ऑप्शन बी जोसेफ गे लुसाक ने कहा था, ऑप्शन सी एमेडियो एवोगाड्रो ने कहा था, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल ने कहा था। तो ये कहा था रॉबर्ट बॉयल ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए 19 का डी, ऑप्शन बी 19 का सी, ऑप्शन सी 19 का बी, या फिर ऑप्शन डी 19 का ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 19 का सी। देखिए आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के सी में इसकी चर्चा है। अच्छा, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को जो दिया गया वो कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया और इसे आर्टिकल 19C में जोड़ दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अब आर्टिकल 19 में देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में कुछ प्रावधान है, ठीक है। कौन कौन से प्रावधान है उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का एक कहता है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है आपको पूरी, ठीक है। इसके अलावा इसका बी जो इसका जो बी पार्ट है वो कहता है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, ये 19 का बी कहता है। 19 का सी कहता है आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है और आपको सहकारी समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 का सी कहता है, ठीक। इसका डी पार्ट कहता है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, और ई पार्ट कहता है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। एफ पार्ट में संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल यहाँ से हटा दिया गया, अब इसको लगा दिया गया आर्टिकल 300 का में। कब हटाया गया? 44 में संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसके जी पार्ट में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यह है पूरा आर्टिकल 19, याद रखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ठीक है, इसने हमसे पूछा संविधान सभा का कौन मुख्य प्रारूपकार था। इसने हमसे प्रारूपकार समिति का अध्यक्ष नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी बसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी एस एन मुखर्जी, या फिर ऑप्शन डी एस वी आर अयंगर। देखिए संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे एस एन मुखर्जी। कौन थे? एस एन मुखर्जी। अच्छा, के एम मुंशी प्रारूपकार समिति के एक सदस्य थे। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य ने क्या किया था? इन्होंने भारतीय संविधान का हिंदी सुलेखन किया था। और एच वी आर अयंगर भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर थे। ये आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कुछ प्रारूपकार समिति के बारे में देखेंगे। देखिए देखते हैं प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें से 7 सदस्य थे। इसमें पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और नंबर दूसरे पे आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी। और हैं 5वें नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और है एन माधवराव। इंपॉर्टेंट है एन माधवराव, क्योंकि इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी एन माधवराव ने। अच्छा, पहले कौन थे? बी एल मित्तल थे। और टी टी कृष्णमाचारी। 6 और 7 आपको जरूर याद रखने हैं। छठा याद रखना है, एन माधवराव ने जगह ली थी किसकी? बी एल मित्र की। और टी टी कृष्णमाचारी ने जगह ली थी किसकी? डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात कौन आ गए थे? टी टी कृष्णमाचारी। 6 और 7 आपको याद रखने, एग्जाम में बहुत आते हैं ये, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक या नर्तकी कौन है? ऑप्शन ए मीना नायक, ऑप्शन बी बलकार सिद्धू, ऑप्शन सी संगजंगमू, या फिर ऑप्शन डी तरुबाला देव वर्मा। देखिए अरुणाचल प्रदेश का इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संगजंगमू। अच्छा, मीना नायक कहाँ के कलाकार हैं?
मीना नायक कहाँ की हैं? मीना नायक ओडिशा की कलाकार हैं। बलकार सिद्धू पंजाबी हैं और तरुबाला देव वर्मा त्रिपुरा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयला जो कि निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अच्छा, जो लिग्नाइट कोयला है वो मिलता है हमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो है निम्न श्रेणी का कोयला होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कोयले कितने प्रकार, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 85 से 90% तक होती है और सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, और इसे कठोर कोयला भी कहते हैं और इसका जो उत्पादन होता है, जो पाया जाता है, ये पाया जाता है हमें जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं। देखिए बिटुमिनस, ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से लेकर 75% तक होती है बिटुमिनस कोयले में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है भारत में, और इसको बिटुमिनस को काला कोयला भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, बिटुमिनस कोयला कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है ये निम्न श्रेणी का कोयला है और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं लिग्नाइट को। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 55% तक होती है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर इसका उत्पादन होता है, तमिलनाडु में। गुजरात में सेकंड नंबर पर इसका उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पीट, ये इससे भी कम श्रेणी का कोयला है, इससे भी ज्यादा निम्न श्रेणी का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा है? पीट कोयला है। ठीक है, इसमें नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, इसमें से भिन्न विकल्प को पहचानना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होटल और रेस्टोरेंट, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, ऑप्शन सी बैंकिंग और बीमा, ऑप्शन डी परिवहन और संचार। इसमें से ऑड को पहचानो। देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग और बीमा और परिवहन और संचार, ये सब हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, निर्माण, ये निर्माण एक अलग चीज है और ये तीनों चीज एक अलग चीज है। इसमें निर्माण हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है और ये सारी चीजें हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण इसको अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी कारण गरीबों तक ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या करते हैं। गरीबों तक ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए सूचना निगरानी की कम लागत, ऑप्शन बी आय के स्थायी स्रोत का अभाव, ऑप्शन सी प्रबंधन की लागत को कम करने के लिए ऋणदाता कम संख्या में बड़े ऋणों का लेन देन करना पसंद करते हैं, और ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ कोलेटरल विद क्लियर टाइटल, निर्बंध स्वामित्व वाले ऋणाधार का अभाव। इसने हमसे पूछा है कि इसमें एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी विकल्प हैं जो कि ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या करते हैं। हमें क्यों ऋण नहीं मिलता है, 3 कारण ये बताते हैं कि हमें ऋण क्यों नहीं मिलता है और एक नहीं बताता है। देखिए, आय के स्थायी स्रोत का अभाव, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी देखते हैं, आय के स्थायी स्रोत का अभाव। हमारे पास आय के स्थायी स्रोत का अभाव होता है, इस वजह से हमें ऋण नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऑप्शन बी ये सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रबंधन की लागत को कम करने के लिए ऋणदाता कम संख्या में बड़े ऋणों का लेन देन करना पसंद करते हैं। कम संख्या बड़े ऋणों का लेन देन पसंद करते हैं, उसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता है ऋण। ऑप्शन डी क्लियर टाइटल के साथ, जो क्लियर टाइटल की एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक है, जब क्लियर टाइटल की अनुपस्थिति होती है उसकी वजह से उनको ऋण नहीं मिल पाता है। तो इन 3 कारणों से ऋण नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये बी सी डी हो जाएंगे। सूचना निगरानी की कम लागत, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार वो पढ़ेंगे आपको दिमाग समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही प्रतीत होता है? किस वर्ष की थी? ये की थी 1932 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, इनमें से क्या सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं कर सकता है? सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं कर सकता। अच्छा, सूक्ष्म वित्त से मतलब समझते हैं ना? सूक्ष्म वित्त का मतलब होता है एक तरह से वित्तीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय सेवा देना।
उन लोगों को वित्तीय सेवा देना जिन तक बैंकों की पारंपरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं। वित्तीय सेवाएं गरीबों को उनके उद्यमशीलता के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, वित्तीय सेवाएं गरीबों को उनके उद्यमशीलता के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बना देती है। ऑप्शन बी है, वित्तीय सेवाएं गरीबों को संपत्ति जुटाने और आर्थिक सुरक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बना सकती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, संपत्ति जुटाने में सक्षम बनाती हैं और आर्थिक सुरक्षा की प्रक्रिया लाने में भी सक्षम बनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, वित्तीय सेवाएं गरीबों को आय जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बना सकती हैं। ये भी सही है, वित्तीय सेवाएं गरीबों को आय जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बना देती हैं। और ऑप्शन डी है, वित्तीय सेवाएं गरीबों को जमा राशियों पर उच्च ब्याज दर अर्जित करने में सक्षम बना सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है भैया, उच्च ब्याज दर पर अर्जित करने में सक्षम नहीं बनाती हैं, जमा राशियों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने गलत पूछा, गलत ही ये हो जाएगा। ये देखते हैं, हम थोड़ा सूक्ष्म वित्त के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म वित्त एक कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को एक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने को संदर्भित करता है जिनके पास पारंपरिक सेवाओं तक पहुंच की कमी है। ठीक है, आइए देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, बाघों को बचाने की परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक से ऋण ग्रहण करना। ऑप्शन पॉइंट बी है, निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 30% हिस्सेदारी की बिक्री करना। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति होती है जिसमें पैसा एक साथ मिल जाए। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति जब होती है किसी कंपनी, अगर सरकार को पूंजीगत प्राप्ति जब होती है जब वो कोई सामान बेच देती है, कोई भूमि या फिर कोई भवन वगैरह बेचती है, तो उसे इकट्ठा जो पैसा मिलता है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहती है। वो एक बार पैसा मिलता है और वो इकट्ठा पैसा मिलता है, उसे बार बार पैसा नहीं मिलता। राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, उसमें राजस्व प्राप्ति में टैक्स वगैरह जो होते हैं वो राजस्व प्राप्ति में आ जाते हैं, ये पूंजीगत प्राप्ति में नहीं आते हैं। इसके अलावा इसमें ऋण वगैरह का जो सिस्टम आ जाता है वो भी पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। ठीक है, अभी हम और पूंजीगत प्राप्ति के बारे में देखेंगे और मतलब डेफिनेशन से देखेंगे। देखिए, बाघों को परियोजना को बचाने के लिए विश्व बैंक से ऋण ग्रहण करना, तो ये ऋण लिया जाता है वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 30% हिस्सेदारी की बिक्री करना, यानी कि ये अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ना 30%, किसी चीज को बेचने पर और किसी भी चीज को जैसे बैंक से ऋण लेना और बेचना, ये दोनों ही चीज पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं पूंजीगत प्राप्ति को। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्तियां होती हैं जो किसी व्यवसाय या सरकार की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करती हैं या नई संपत्ति प्रदान करती हैं। इन्हें अपनी प्रकृति में अनावृत्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आमतौर पर एक बार के लिए प्राप्त होती हैं और बार बार इन्हें नहीं प्राप्त किया जा सकता है। एक बार आपने प्राप्त कर लिया इसे फिर बार बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं पूंजीगत प्राप्तियों को। ठीक है, ये अनिआवर्ती होती हैं। जब पूंजीगत प्राप्ति होती है तो उससे आपके मूल्य में, आपकी संपत्ति के मूल्य में कुछ वृद्धि होती है। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे भूमि या भवन की बिक्री करके कुछ प्राप्ति हो जाना, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आती है। किसी सरकार या अन्य संस्था के द्वारा अनुदान या सहायता प्रदान करना, वो भी पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। और सरकार द्वारा ऋण लेना, ये भी पूंजीगत प्राप्ति में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।